Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Now in this video we would be discussing current affairs from the previous week. आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं इस हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो आपको पॉलिटी के रिगार्ड में कवर करने चाहिए. So let's begin with the lecture. Now in today's lecture the topics that we have to cover are cyber warfare. अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से कोई एक अटैक हुआ है भारत की तरफ और उसको हमें पढ़ना चाहिए बिकॉज यहाँ से प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं, कुछ मेंस ओरिएंटेड चीज़ें निकल कर आती हैं. देन देयर वाज अ स्कीम विच वाज इन न्यूज़ जो कि 2020 फरवरी में शुरू की थी सरकार ने. उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे बिकॉज दिस इज इन लाइन विद द करंट इशू ऑफ फार्मर्स क्राइसिस. राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, a community forest resource rights of tribal people, this has been in news. Now यहाँ पे एक सिता नदी टाइगर रिजर्व के पास कुछ ट्राइबल एरियाज हैं और उन ट्राइबल एरियाज में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों ने कुछ राइट्स की डिमांड की है इन दी कोर एरिया. सो देखते हैं क्या स्टैंड है एंड जो एक्ट है जो कि इन्वोक किया गया है उसमें क्या प्रोविजंस दी गई हैं. बिकॉज दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस इफ यू हैव नोटिस इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं. देन लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद यूनियन टेरिटरीज. द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद यूनियन टेरिटरीज इज एज रिगार्ड्स टू the recent tussle between the central administrator and the legislature of Puducherry. Now उससे related कुछ non-political, non-controversial चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए as far as prelims is concerned. Mains के perspective से यहाँ पे एक issue बनता है and that is of federal structure that we would be discussing at length separately in various other videos. Right now we would here be focusing on the prelims aspect of this topic. Right now if you have been noticing, सब चीजों को पॉइंट नंबर 1 दिया गया है because these issues are equally important. They have equal importance as far as your exam is concerned. फटाफट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से and that is cyber warfare. Now cyber warfare as such has a very fluid definition. उस डेफिनेशन को हमने समझना है. उससे पहले हमें यह देखना होगा कि करंट इशू क्या था. वो करंट इशू को देखते हुए हम कहना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि ग्रिड फेलियर हो गया था. कहां पर? मुंबई में. एंड दिस वाज कॉज्ड बाय अ चाइनीज मैलवेयर कंपनी और रादर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है रेड एको. रेड एको ने ये अटैक किया था एज पर आर इंटेलिजेंस जो कि हमें प्रोवाइड की यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फर्म ने जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर. नाउ ये दो चीजें यहां पे हाईलाइटेड आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी. Recorded Future 1 and Red Echo 2. So these are two things जो कि यूपीएससी अपने तरीके से अपने स्टाइल से पूछ सकती है. You should be aware of this aspect. ABCD वाले ऑप्शंस में डाल देंगे कि रेड एको क्या है. एक प्रकार का कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन स्टेट एक्टर है. इस तरीके से रैंडम ऑप्शंस बना के वेरी इंटेलिजेंटली पुट देयर. So basically you'll have to focus on these two names. Recorded Future is the US firm, cyber security firm जिसने हमें information provide की. उसके अलावा अगर हम बात करें Red Echo की, तो Red Echo is the organization or the Chinese state sponsored actors, we would say हमारे लिए non state actors हो जाएंगे जिन्होंने ये मैलवेयर डिप्लॉय किया था इंडियन पावर ग्रिड्स के अंदर. नाउ पावर मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है कि यहाँ हालांकि ब्रीच हुए थे कुछ सिस्टम्स लेकिन द पावर सेक्टर हैड नॉट बीन इम्पैक्टेड. ये उन्होंने बोला था. हम तो कहेंगे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसी के एवज में अगर चाइनीज साइड की बात करें तो चाइना ने भी कहा कि हमने कुछ नहीं किया, ये सारी की सारी एलिगेशंस बेसलेस हैं, स्पेक्युलेटिव हैं. नाउ पॉइंट इज never ever focus on these statements. आपके लिए, because you are a serious civil services aspirant, it is important that you focus on only those two names and go into the details. Now as far as the details are concerned, जो रिकॉर्डेड फ्यूचर है इसने 21 आईपी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई किया था. इट वाज गोइंग हेवायर इधर से उधर. तो 21 आईपी एड्रेसेस थे विच वर इन न्यूज. 10 पावर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कह लीजिए लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, रीजनल एंड स्टेट लेवल लोड डिस्पैच सेंटर्स जो बेसिकली पावर लोड को डिस्पैच करते हैं, आगे भेजते हैं. एंड उसके अलावा 2 सी पोर्ट्स थे जो कि इंपैक्ट में आए थे, एक वीओ चिदम्बरम पोर्ट एंड एक मुंबई पोर्ट ट्रस्ट. नाउ
अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर से जो चीज जो इशू निकलता है, जो जिसको कहेंगे, जिसको सार कहा जा सकता है, विच इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेंस, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड्स ये बताते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेती है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइबर वॉरफेयर एंड व्हाट आर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर मेजर इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैज टेकन. सो इंटरनेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे, तो हमारे नेशन लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखना है कि क्या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज निकल कर आते हैं. साइबर सिक्योरिटी इज द यूज ऑफ डिजिटल अटैक्स और कंप्यूटर और नेटवर्क बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स टू अटैक वन नेशन और अनदर. इट कॉजेस कंपेरेबल हार्म टू द एक्चुअल वॉर. रीजन बीइंग, जब आज का दौर है वेलफेयर स्टेट का, which has based its service delivery mechanism on ICT, information communication technology, जहां पे स्टेट और सिटीजन्स का कनेक्शन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनती है. वी वुड बी कवरिंग दिस इशू इन द ई गवर्नेंस टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इन द प्री-कम मेंस कोर्स. बट हियर वी वुड लाइक टू डिस्कस कि यहां पे क्योंकि आप अटैक कर रहे हैं तो स्टेट का कनेक्शन सिटीजन्स के साथ टूट सकता है. सो जैसा एक्चुअल वॉरफेयर हार्म करता है, उसका कंपेरेबल साइबर वॉरफेयर हार्म कर सकता है. नुकसान इकोनॉमी को हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पावर ग्रिड्स वर टारगेटेड. इफ पावर ग्रिड्स गो डाउन, you would not have electricity. If you don't have electricity, the entire economy would come to a standstill. You understand that? And that is how these attacks work. Now, without having sent any individual across a border, आपने इतना harm create कर दिया. Now, that is why these cyber attacks are really important. अब इसमें बहुत सारे issues निकल कर आते हैं. Now, in these types of attacks, nation state actors, they attempt to disrupt the economic activities, predominantly economic activities of various organizations and nation states, right? So, they are strategically planned. Now, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स की बात करें जो हमारे सामने है, तो वो स्टक्सनेट वॉर्म था जो कि इजराइल एंड यूएस ने डिजाइन किया था ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो 2009 में ईरान ने शुरू किए थे, उसके ऊपर अटैक किया गया था. देन देयर वाज अ पावर ग्रिड फेलियर which struck Ukraine twice, presumably by Russian cyber warriors. ये भी एक इशू था जो कि रिसेंटली सामने आया था. 2013 के अंदर the attack froze major South Korean banks. साउथ कोरिया के सारे बैंक्स जो थे, मेजर बैंक्स थे, उन सभी के ऊपर 2013 में अटैक आया था. एंड रशिया का जो मैनिपुलेशन हुआ यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है. सो वी हैव हैड आवर फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस. सो व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट इज साइबर वॉरफेयर? लेट्स डिस्कस दैट. बेसिकली द चैलेंज हियर इज दैट दिस इज एन इवॉल्विंग नेचर. इसकी एक इवॉल्विंग नेचर है, द इवॉल्विंग मोड ऑफ द अटैक. बिकॉज आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, एंड ऑफ डेज और फील फ्री, और वो डाई हार्ड फैंस अगर आप हैं, डाई हार्ड मूवी के फैंस अगर आप हैं, तो उसमें साइबर वॉरफेयर अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एंड ऑफ डेज में दिखाया गया है. देयर हैव बीन सो मेनी मूवीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनेटर मूवीज, उसमें तो टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर, बट वेयर टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू टेक ओवर द स्टेट एक्शंस और supplement or rather replace the conventional warfare methodologies. That is where cyber warfare comes into picture. Major challenge here is that it is of evolving nature. Now, it may be done by a single person, group of persons, state actors, non-state actors, कोई भी कर सकता है. That is why it is far more challenging to control these things. Evolving technology, you will have to keep up your pace as far as technological advancements are concerned, unless and until you know that each and every country is on the same page. जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं पे भी कंपैरेटिवली कम रहेगी, तो वहां पे अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छी हो भी जाती है, तो उसमें भी एक चैलेंज निकल कर आता है दैट वी विल हैव टू हैव sufficient firewalls. Sufficient firewalls are necessary. Now, we do not have such firewalls. We are working on such firewalls. In fact, India had started working on it
सिंस 2013 प्रिडोमिनेंटली, क्योंकि उस समय एक नेशनल साइबर पॉलिसी भी हमारी निकल कर आई थी. वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एज वेल, उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज भी कवर करेंगे. नाउ उसके अलावा अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, एनीवन इन दी साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू बी एन इक्वली पोटेंट हैकर. तो आपको एक इक्वली पोटेंट हैकर की जरूरत होती है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इन साइबर सिक्योरिटी dimensions, in the departments of cyber security, you would want to have those people जिनकी चोर वाली सोच है, जिनकी हैकर वाली सोच है. उस व्यक्ति की सोच उससे मैच नहीं, उससे आगे जानी होगी जिस व्यक्ति ने अटैक करना है. So this is a very challenging environment. ये update होता है within a fraction of second essay, and that is why cyber warfare is or rather cyber policies are a rather challenging atmosphere. इससे related एक convention भी है, and that is why India is not a party to it as well. Now let's consider each and everything. Now lack of robust law enforcement mechanisms. हमने 2013 में policy पढ़ी, तो अगर आप सीरियस प्लेयर्स हैं, अगर आपने पुराने समय से तैयारी शुरू की हुई है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यू वुड हैव नोन दैट 2013 में नेशनल साइबर पॉलिसी आ गई, लेकिन सर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ खास निकल कर नहीं आता है. यू डू नॉट फाइंड मेजर करंट अफेयर्स, यू डू नॉट फाइंड मेजर इश्यूज क्रॉपिंग अप फ्रॉम दिस एरिया, एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न. Because we need to start working on that policy, we need to revamp that policy. In fact, that is one policy, if you want to go for defense, state security के challenges की आपने बात करनी है, it should not just be a part of GS3, it should be a part of day-to-day discussions. Now, lack of internal coordination. We have multiple agencies taking care of multiple things. For example, there is an agency for cyber security. Coordination between these agencies is poor, and uske ilawa there is lack of international coordination and consensus. Reason being, let's consider Indian government क्या कहती है, और फिर देखते हैं कि भाई Indian government क्यों बुडापेस्ट कन्वेंशन, जो कि काउंसिल फॉर यूरोप की तरफ से एक कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, सोल बाइंडिंग कन्वेंशन है विद रिगार्ड टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, उसको देखते हैं कि उसमें क्या इश्यूज हैं, एंड लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच. हमारे पास एक मेजर एक्ट है, दैट इज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सन 2000. इसको हम जनरली पढ़ते हैं विद रिगार्ड टू सोशल मीडिया, लेकिन it is not just about social media, it also pertains to cyber security. Now this is the main law that deals with cyber crime as well as digital commerce. तो digital commerce को भी टैकल करता है and cyber crime को भी टैकल करता है. UPSC prelims के अंदर इस तरीके से ना only ऐड कर सकती है यहाँ पे, और आप चकमा खा जाएं, इसकी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो. Now National Critical Information Infrastructure Protection Center, NCIIPC. This was created under Section 70A of the same Act. You must not have heard of this center. So make sure that you read about this center. This is an important point. CERT-IN के बारे में आपने जरूर सुना होगा, Cyber Emergency Response Team for India. इट इज एन नोडल एजेंसी जो कि पॉलिसी ऑफ 2013 को भी इंप्लीमेंट करना जानती है, और साइबर सिक्योरिटी, एंड इज एन ऑपरेशनल एजेंसी सिंस 2004. 2004 से ये ऑपरेशनल है सर्ट इन, और इट इज ऑल्सो अ नोडल एजेंसी विद रिगार्ड टू योर साइबर सिक्योरिटी इश्यूज. उसी के साथ साथ 2013 की हमारी पॉलिसी आ जाती है. द पॉलिसी प्रोवाइड्स विजन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कि आप नेशनल इंटरेस्ट्स को पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ साइबर स्पेस कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे आप अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को सॉलिडिफाई करेंगे. नाउ सम अदर इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन. साइबर स्वच्छता केंद्र. नाउ साइबर स्वच्छता केंद्र बेसिकली इट हेल्प्स पीपल टू एनालाइज के आपके जो सिस्टम्स हैं, इफ दे आर फ्री फ्रॉम वेरियस वायरसेस, बॉट्स, मॉलवेयर and Trojan horse, viruses, various kinds of, cyber security challenges. This was launched in early 2000, साइबर स्वच्छता केंद्र, जो कि ये बताता था यूजर्स को कि भाई आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है, या आपके कंप्यूटर में बॉट्स हैं या नहीं है. So I would tell you that even some senior players in senior citizens, I would say, not players, senior citizens who are tech savvy, they do not know why certain things are cropping up on their screen, computer screen.
So those bots, and then there are so many ads which are cropping up, then there are certain specific things that they are showing on the screen, then there are certain freezes in the screen, then there are new folder viruses. You should know about all these things, because today cyber security is one of the major challenges. Now, then we have Indian Cyber Security Crime Coordination Center, I4C. I4C was launched in 2018. ये 2018 की बात है. कभी कभी 2018 के बारे में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछले साल हुआ था, क्योंकि 2020 जो निकल कर गया है, ऐसा गया है कि पता ही नहीं चला कि 2020 साल भी था. बट ऑनेस्टली it was a remarkable event, a remarkable period in our lives. We would never want to forget this year. This has changed everyone's lives. Now, Cyber Surakshit Bharat is another initiative जो कि MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology ने launch किया 2018 के अंदर ही. Now, make sure when you are approaching current affairs, as far as current affairs like these are concerned, do not restrict yourself just because you read this year 2018, because अब 3 साल हो चुके हैं. Now, because this issue is right now, anything and everything with regard to this issue becomes important. तो इस तरीके से आपने अप्रोच रखनी है, याद रखिएगा. Now, spread awareness about cyber crime, building capacity, safety measures के लिए एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की प्रोविजन थी इस साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत. इनफैक्ट एक और चीज की provision थी, that was Cyber Warrior Police Force. Now, Cyber Warriors Police Force was to be started off in 2018. It was to be organized in the lines of CAPF, right? But ज़मीनी हकीकत में implementation sluggish है. Now we come to the international initiative with regard to cyber warfare, or rather cyber security to be precise. Now, Council of Europe का ये initiative था साइबर क्राइम कन्वेंशन. इसको बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है. ये it was open for signatures in the year 2001 and it came into force in 2004. सबसे पहला और सबसे important point is that India has decided not to be party to this convention. ये याद रखिएगा, ये सबसे important point है. And then we have a convention on cyber security. ये दूसरा important point है. Apart from that, this is the sole legally binding international multilateral treaty. The reason why India is not a member is because this is legally binding. India has seen that certain multilateral institutions where they are legally binding, those legal bindings are more for the developing countries and less for the developed countries. So developed countries share least amount of information as far as their strategic interests are concerned, and developing countries से सारी information ले ली जाती है. And that is why, because this particular convention is legally binding, I am repeating this time and again because I want you to focus on this term legally binding. It is not legally binding पूछेगी UPSC और आपने मार्क करना है कि नहीं ये legally binding है. Understood? चलिए. It coordinates cyber crime investigation between various nation states जो कि पार्टी हैं इस convention के. It serves as a guideline for any country developing comprehensive national legislation against cyber crime and as a framework for international cooperation. कोई भी अगर country मान लीजिए cyber policy बनाना चाहती है तो this convention helps them out कि आप इस तरीके से कीजिए. These are guidelines, these are the guiding principles. These should be the parameters, the parameters, the various factors that you need to take into consideration. Now, दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड. एक और चीज है इसके अंतर्गत, वो है प्रोटोकॉल ऑन जीनोफोबिया एंड रेसिज्म कमिटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स. अगर आप ऑनलाइन बैठ के रेशियल स्लर्स यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे हैं, या आप हेट्रेड फैला रहे हैं, जीनोफोबिया फैला रहे हैं, रेसिज्म प्रमोट कर रहे हैं, that would be taken up by this protocol. This protocol basically is a part of this convention, and almost all stakeholders, they agree that the current form of cross border data sharing laws जो already exist करते हैं ना, इनका नाम है MLAT, Mutual Legal Assistance Treaties. Now these MLATs basically they are not sufficient enough. They are not enough
to tackle these cyber crime, these cyber security challenges, and that is why the convention needs to have more and more teeth. We should focus on more and more initiatives through this convention. जो दोनों पार्टीज, दो स्टेट्स, दो नेशंस के बीच में मान लीजिए जो ये MLATs होते हैं, म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज जो होती हैं, they are incompetent, they are not as good as the convention itself, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा एक कम्यून, इंटरनेशनल कम्यून इकट्ठा होता है. नाउ the entire convention wants India to be a party. They want India on board, but India has denied because of the challenge, the issue that India has been facing, जो कि मैंने आपको अभी बताया. राइट, चलिए आगे चलते हैं और कुछ थोड़ा और गहराई में देखते हैं अगले टॉपिक को, जिसका नाम है, एक स्कीम है विच वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर फरवरी 2020 में, प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस करके एक स्कीम निकल कर आई थी. उस स्कीम को थोड़ा अभी रिसेंटली रिवैम्प किया गया, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी, इस वजह से हमें स्कीम को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. The scheme was basically, the issue was that recently the agricultural minister of state, union minister of state for agriculture, he talked about farmers welfare, and he inaugurated the professional training programs which were designed to develop CEOs, board of directors, accountants for FPOs, farmer producer organizations की अगर हम बात करें. Now एक major challenge है इंडिया के सामने, and that is small and marginal farmers का. Somewhere around 3/4 of India's farming community is not the large land holding community, it is the small and marginal land holding community. In fact, अगर मैं बात करूं 1 से 2 हेक्टेयर्स की ना, तो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आता है ना वो. एवरेज साइज अगर मैं लैंड होल्डिंग का आपको बताऊं, इट इज समवेयर अराउंड 1.4 हेक्टेयर्स. आप समझिए इसका मतलब क्या है कि हायर एंड पे नहीं है. हम सोचते हैं 2 हेक्टेयर या उससे कम है, 2 हेक्टेयर और उससे कम पे देखें एवरेज साइज इतना आ रहा है. इट इज नॉट इवन मिडवे, लेस देन मिडवे. सो दैट मीन्स इवन इफ यू आर अ स्मॉल फार्मर, you belong to the lower ranks of small farmer. Then similar situation is with marginal farmers, जहां पे ये वैल्यू जो आती है 0.4 हेक्टेयर्स के आसपास आती है, नॉट इवन 0.5. सो एवरेज भी बहुत कम है. इनफैक्ट अगर आप देखें 3/4 ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी बिलोंग्स टू दीज 2 कैटेगरीज. एंड हमारे यहां पे अगर मैं पिछली बार का जो एग्रीकल्चरल सेंसस की बात करूं ना, तो उसके हिसाब से ये बात बोली जाती है कि भैया जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर, इट इज बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग साइजेस, राइट. सो लैंड होल्डिंग साइज की अगर मैं बात करूं तो वो कम हो रहा है, नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स बढ़ रही है. मेजर इशू इज विद रिगार्ड टू द सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन, जहां पे families में generations after generations the land gets fragmented. So fragmentation of land is one concern, and that is why the government came up with this initiative of farmer producer organization. Now in fact Niti Aayog was prudent enough to create a model act as well. एक मॉडल गाइडलाइंस, एक मॉडल इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश भी की थी नीति आयोग, द थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड उसके अंदर ये चर्चा भी हुई है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे प्रोसीड करें. दे वर प्रूडेंट इनफ टू कीप, फॉर एग्जांपल एज फार एज APMC एक्ट्स वर कंसर्न्ड एंड उनकी प्रोविजंस विद रिगार्ड टू FPOs वर कंसर्न्ड, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलग से रखा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के से रिलेटेड एक अलग से मॉडल एक्ट पास किया. एक्ट पास नहीं किया, सॉरी, मॉडल बिल क्रिएट किया. एंड दैट ड्राफ्ट हैज बीन इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट फॉर contract farming, this has been distributed among the states for their own initiative, उनके inputs लेने के लिए. So this is how you'll have to perceive FPOs, farmer producer organizations. Now let's consider this topic with this background, with this backdrop. It was done on the occasion of the anniversary, जो कि पिछले साल फरवरी के अंदर हुआ क्या था, FPOs से रिलेटेड हमने कोशिश की, हमने कहा कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे एंड उनको प्रमोट करेंगे. लेट्स कंसिडर दिस स्कीम. दिस वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी 2020 के अंदर 6,865 करोड़ रुपए की लागत के साथ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की थी.
one thing. FPOs are to be developed in production clusters, जहां पे मान लीजिए अगर पोटैटो फार्मर्स हैं तो पोटैटो फार्मर्स का प्रोडक्शन क्लस्टर बनाया जाए, एफपीओ बनाया जाए. एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन क्लस्टर्स बेसिकली मतलब ये है कि जहां पे एक प्रकार के फार्मर्स इकट्ठे आते हैं, एक लाइन में आते हैं, टू ब्रिंग मोर एंड मोर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म. एक जॉइंट एंटिटी के तौर पे उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन सके. पहली चीज, कृषि से आत्मनिर्भर कृषि बन सके. When the scheme was launched last year, this was the term that was used. कृषि से आत्मनिर्भर कृषि. So that was a self-reliant, आत्मनिर्भर farmer or कृषि. That was the term that was used, and you should remember this term because this would come in handy when you would be writing answer for your mains. Now the national level पे जो national project management agency है, this will be acting as a professional organization जो कि engage करेगी इन सब FPOs के साथ ताकि coordination level बनाया जा सके, एक compilation of information हो सके कि कहां पे कौन कौन से FPOs जो हैं वो create हुए हैं और किनको कैसे promote करना है. एक पूरा monitoring system रहेगा. What are the features of this particular scheme? Let's consider these features. Now they are well defined. क्या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है. इनफैक्ट स्कीम के अंदर इंस्टीट्यूशंस लाइक बर्ड, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दिस हैज बीन डिफाइंड. लखनऊ के अंदर ये इंस्टीट्यूट है. लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको लाइनैक बोलते हैं. दिस इज इन गुरुग्राम. ये भी एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. यहां पे ट्रेनिंग होगी ऑफ फार्मर्स हाउ टू मैनेज देयर एफपीओज. बेसिकली लीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. इसके अलावा करीब करीब पिछले साल 9 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज IA कहलाई जाएंगी. उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है. एसफैक्ट तो डेफिनेटली होनी ही है, राइट. उसके अलावा नाबार्ड रहेगी, नाफेड रहेगी. उसके अलावा कौन कौन सी हैं वो भी हम देखेंगे, राइट. चलिए, सो एफपीओज विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस. 18 लाख रुपए तक की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल तक के लिए 18 लाख रुपए मिल सकते हैं. प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर मैचिंग इक्विटी ग्रांट अप टू 2000 रुपीज पर फार्मर of that member farmer of that FPO. So एक फार्मर को करीब करीब 2000 रुपए जो हैं वो मिल सकें with a limit of 15 लाख रुपीस पर FPO. ये भी एक प्रोविजन दी गई है. These are technical provisions. You should remember these provisions because UPSC can give you these points. Statement number 1, statement number 2, statement number 3. This is the only nodal implementation agency. The only nodal implementation agency. Only word लगाकर UPSC points के मायने बदल देते हैं, issue के मायने बदल देती है. Now that is something that you have to remember. These are the set of implementing agencies. SFAC, Small Farmers एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. इसी के साथ साथ तमिलनाडु स्टेट की जो स्पेसिफिक एसफैक है वो भी एक नोडल एजेंसी है. देन NCDC, ये डिजीज कंट्रोल वाली नहीं है. दिस इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने की ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. देन नाबार्ड को कौन भूल सकता है. नाफेड, अगेन इफ यू वुड रिमेंबर दैट 9 इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज है ना, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. दैट आई कैन अश्योर यू. नाफेड इज बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. अगर आपको अच्छी क्वालिटी के राइस, चावल चाहिए तो आप नाफेड से खरीद सकते हैं, हाफेड से खरीद सकते हैं. इनके ऑथराइज सेंटर्स होते हैं. दीज आर रियली गुड इंस्टीट्यूशंस एंड आपको गुड क्वालिटी बासमती राइस भी मिल जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के अदर ग्रेड राइस भी मिल सकते हैं. एंड फॉर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से कुछ भी लेना हो तो. नाउ दीज आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड, कोऑपरेशन से रिलेटेड है. एंड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड. ऐसे ही हरियाणा के लिए भी अलग से हाफेड है, तो मैं जनरली हाफेड को प्रेफर करता हूं. नाउ देन वी हैव वन रीजन स्पेसिफिक, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड, रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निरामैक. Niramek is basically a northeastern organization which is sine qua non or rather complementary to NAFED. सो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्ट करती है. देन तमिलनाडु की ये हम देख चुके हैं. देन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम फॉर हरियाणा. सो हरियाणा की नोडल एजेंसी जो एसफैक है
वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। देन वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये हम मिस कर जाएंगे, इसको हमने ध्यान रखना है। वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका इज अ पार्ट। नाउ अदरवाइज वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका खास लेना देना ऐसा लगता है, इफ यू आर अ न्यू एंट्रेंट इन द प्रैक्टिस, इन द सर्विस, in the preparation strategy, then you would think that इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन people who have had experience and who have gone through papers from 2014 and 13, you would know watershed development is related with agriculture as well. लेकिन कर्नाटका स्टेट का पहली चीज, देन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो वैल्यू चेन एडिशंस एंड उसमें प्रमोशन और उसमें फैसिलिटेशन का जो काम डिपार्टमेंट देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, राइट? Right above here we have the objective for the scheme: to have better collective strength, better access to quality input, technology, credit access, better marketing access. All of these things are important objectives of the scheme. So you should focus on this part. This part is basically self-explanatory. This won't be coming in the exam. These things, let me just clear the screen. So these things are certain points जो कि पूछे जा सकते हैं obviously. And then again this part is really important as far as mains is concerned as well. I just explained you everything about the scheme. Significance ये है why the formation of FPOs is required. I told you कि FPOs बनाने से जो small and marginal farmers हैं उनकी आवाज बुलंद हो जाती है. They have a democratic voice and that gets strengthened, emboldened, and उनसे ये फायदा होता है जो social contract है वो रोबस्ट होना शुरू हो जाता है. बिकॉज विदाउट दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट the existence of a democracy is redundant. So this social contract basically safeguards all the rights, all the features, everything with regard to citizens and the state. And farmers की अगर हम बात करें, the ongoing issue, the ongoing crisis would have some cooling effect अगर ऐसा कुछ हो जाता है. So this scheme is really important. Now, what has been the progress so far? More than 2,200 FPOs have produced clusters. They have been allocated for the formation of FPOs in the current year, of which basically 100 for specialized organic produce, और उसके अलावा 100 ऐसे हैं जो oil seeds पे काम करेंगे, 50 ऐसे हैं जो commodity specific काम करेंगे. So there has been a progress in the scheme, and various other implementing agencies, they have worked on cluster based approach, जहाँ पे एक produce की cluster को बनाने में, improve करने में, promote करने में काम कर रही हैं these implementing agencies. And then there are cluster based business organizations which are also working in tandem with these implementing agencies. CBBOs, or rather cluster based business organizations, they will be the platform for an end-to-end knowledge for all issues related to FPO promotion. So basically knowledge wala part, information wala part CBBOs handle करेंगे. Now moving on to the next topic, and that is with regard to community forest resources rights of various tribals. Now recently this issue cropped up. Recently certain tribal people who were living very close to the areas of core areas. कौन सी टाइगर रिजर्व के? उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व के. So उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व is in Chhattisgarh. So tribal people there, they started protesting, and the protest was basically, I'm so sorry, yahan. The ongoing issue is basically they were asking for recognition of their rights, community forest resource rights in the Udanti Sita Nadi Tiger Reserve. But they were asking for these rights in the core areas. Now that is a bone of contention, because the act is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forests Rights Act of 2006. इसको आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानते हैं, इसका ये पूरा नाम है. इसके सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बात बोली गई है. बिकॉज दिस इज अ लॉ, यू विल हैव टू रीड इट विद मी ताकि इसमें क्लैरिटी आए. FRA, Forest Right Acts, gives the right to protect, generate, conserve, and rather regenerate, conserve, or manage any community forest resource of tribals which have been traditionally protecting and conserving
फॉर सस्टेनेबल यूज। ये बेसिकली सेक्शन 3 जो है ये फॉरेस्ट राइट्स कॉन्फर करता है ऑन दोज ट्राइबल पीपल जो कि ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उन फॉरेस्ट रिसोर्सेस को, तो उनको फॉरेस्ट राइट्स देता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार के फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, बिकॉज यूपीएससी वुड गो इन द डिटेल्स, सो वुड वी। सो ट्राइबल्स हैव जनरेशंस ऑफ नॉलेज अबाउट दीज फॉरेस्ट, और वो उसी बिना पे कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए अंदर कोर एरियाज में, लेट अस हैव एक्सरसाइज ऑफ आवर ओन राइट्स। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अधिकार हैं दे डू नॉट अप्लाई टू कोर एरियाज, ये कोर एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये साफ साफ बात बोल रखी है। वेयर इवन ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड, वहां पे फॉरेस्ट राइट्स कहां से आ जाएंगे। सो कोर एरियाज को तो आपने छेड़ना ही नहीं, and this is one contention that these forest officials have. In fact, the stand of the government is accordingly. Section 4 of the same act वो कुछ चर्चा करता है, उसकी चर्चा को समझ लेते हैं। कहता है कि notwithstanding anything contained in any other law, मतलब इस एक्ट के अलावा, इस लॉ के अलावा कहीं कोई और लॉ एग्जिस्ट करता भी है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, आज कल परसों कभी भी कोई नया लॉ आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट यहां मैं लिख रहा हूं ये वैलिड रहेगा। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज टेलिंग अस। फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट्स द राइट्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, ऑफ द सेम एक्ट। वो राइट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है एंड वेस्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो राइट रिकॉग्नाइज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन राइट्स को वेस्ट करेगी। इन सम ट्राइबल्स दे इट वुड नॉट, सो इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज दैट सच राइट्स हैव बीन सो रिकॉग्नाइज्ड नाउ बाय दिस एक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई और लॉ कल को बन जाता है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ according to the villagers, the act would be interpreted by the officials on the ground, and giving rights to them, the tribals, would be difficult as management of such areas needs to be done by skilled people. तो वो उनको अधिकार देंगे नहीं, इस वजह से परेशानी आ सकती है। जो ये एक्ट है, दिस एक्ट recognizes the rights of forest dwelling tribals and other communities जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह चुके हैं, नॉट जस्ट द ट्राइबल्स। अगर आप ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं में उसमें नहीं भी आते हैं तब भी, इंक्लूडिंग लाइवलीहुड, हैबिटेशन एंड अदर सोशो कल्चरल नीड्स, तो आप फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को आप कंजर्व भी करेंगे, रीजनरेट भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे। नाउ व्हाट आर द राइट्स विच आर इन्वॉल्व्ड? This is the most important slide as far as this particular topic is concerned. एक एक शब्द पढ़ना इस स्लाइड को ध्यान से। पहली चीज, राइट्स ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, तो आप वहां पे खुद से कल्टिवेशन कर सकें और वहां हैबिटेट बना सकें, दैट इज अलाउड। कम्युनिटी राइट्स एज ग्रेजिंग, फिशिंग एंड एक्सेस टू वाटर बॉडीज इन द फॉरेस्ट, दैट इज अलाउड। देन हैबिटेट राइट्स फॉर ओनली विच कैटेगरी? ओनली फॉर पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स एक्सेस ऑफ नोमैडिक एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज, जो ऐसी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं जिनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो सीजनल हैं। कोई ऐसी बेरी है जिसके वजह से उनका जीवन यापन चलता है, जिसको बेचकर वो कुछ काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा गम है, गम एज इन गुआर गम फॉर एग्जाम्पल, वो वहां पे आप उनको, पेस्टोरल कम्युनिटीज को, नोमैडिक कम्युनिटीज को, यू वुड अलाउ देम एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज। इससे रिलेटेड TKDLB इफ यू रिमेंबर था, एक इशू था, एक कॉन्सेप्ट था, 2015 के आसपास से न्यूज में रहा है। देन राइट्स टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व एंड मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विद इन दैट एरिया जहां पे वो रहते हैं, जो कि सस्टेनेबल यूज के लिए होना चाहिए, अनसस्टेनेबल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। देन राइट्स टू एलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस टू फुलफिल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, ऐसे में भी कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड लाया जाएगा। दीज आर द राइट्स विच हैव बीन वेस्टेड
in the tribal and forest dweller communities upon the forest dweller communities and tribal communities through this act. Now, इसके साथ साथ द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट प्रोटेक्ट्स दीज ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एविक्शन विदाउट रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट। सो जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत भी आपको कुछ सेफगार्ड मैकेनिज्म्स प्रोवाइडेड हैं। इसके साथ साथ ग्राम सभा को राइट्स होल्डर्स के साथ मिलकर कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का कहा गया है। ये बेसिकली एक जिम्मेदारी ग्राम सभा के ऊपर है। ग्राम सभा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट organizations and institutions in this country because this has been also empowered by the act, which enables the tribal population to have some decisive role or say in determining the local policies and schemes जो कि उनको impact करती हैं। ग्राम सभा सोशल डेमोक्रेसी का एक अहम पिलर है। Moving on to the next topic, and that is structural problems with regard to union territories. सो यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कुछ हमारे सामने आई हैं रिसेंटली। कुछ एमएलएस जो हैं पुडुचेरी के अंदर, जस्ट अवॉइड द टर्म पार्टीज because this is not the concern of UPSC, but what is happening irrespective of any controversy, we need to understand that, and उसमें से कंट्रोवर्सी को माइनस करके निचोड़ के निकाल के जो मेन मुद्दा बचता है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। सो एमएलएस ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पुडुचेरी दे रिजाइंड, एंड जिसकी वजह से हाउस के अंदर मेजॉरिटी को नुकसान हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उथल पुथल हो गई। What happens now is not important. What has happened is important. उसकी बाल की खाल निकालना बहुत जरूरी है। Resigning from the membership. Can the members do that? Yes, they can. It is the members' right to do that. लेकिन Article 190 of the Constitution ये कहता है that such resignation should be voluntary and genuine. ये मैलाफिडे नहीं होनी चाहिए। इफ द स्पीकर हैज द इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रेरी, ही और शी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन सो टेंडर्ड। एक तो अधिकार है आपका रिजाइन करने का, नो डाउट है। दूसरा, सच राइट would stand vitiated if the speaker finds out that this resignation is not voluntary, involuntary, मतलब जबरदस्ती दिलवाई गई है, धोखे से दिलवाई गई है, किसी भी प्रकार से आपको फोर्स किया गया है, और is it non genuine, it is not on technical grounds, it is not on personal reasons। अगर वो ingenuine है, उसकी ingenuity जो है अगर स्पीकर चेक करता है तो पावर किसकी हुई? सो पावर गोज टू द, कहां गया स्पीकर? नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहां अलग से लिख देते हैं, स्पीकर की पावर है। नाउ दिस पावर ऑफ स्पीकर, ये ना स्पीकर की पावर्स का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है न्यूज में, एंड आई एम नॉट फियरफुल, आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज व्हेन आई गेट टू नो दीज इश्यूज ना, मुझे पता लगता है कि यहां से यूपीएससी वुड बी फ्रेमिंग समथिंग। Then I want to know about everything about this particular topic. Speaker से related anti-defection, speaker से related role of speaker in state legislatures, इन सब चीजों को आपने ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ना है। Make sure that you walk along with us with regard to these issues. Correct? चलिए। So the recent issue is with regard to federalism and federal structure. Now this is now a familiar pattern जहां पे MLAs डिफेक्ट करते हैं। उसके अलावा अब रेजिग्नेशंस जो हैं वो उठनी शुरू हो गई हैं, राइट? बिकॉज अदरवाइज डिफेक्शन का इशू रहता था, अब रेजिग्नेशन सामने आने लग गई हैं बिकॉज डेजिग्नेशन एज सच हैज कम टू द फोरा, एंड वो अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारे जो एपेक्स कोर्ट है, उनके एम्बिट के अंदर है, उनके स्कोप के अंदर है, अब वो डिसीजन लेने वाले हैं। बट this mode of toppling the government has one advantage. क्या? No MLA has to defect. किसी को डिफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ अपना रेजिग्नेशन रख दो, that is it, and face disqualification and get a bad name. डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, नाम खराब नहीं होगा, दोबारा इलेक्ट होंगे, फिर से आ जाएंगे दूसरी पार्टी से। However, this is not the only way where the elected governments in UTs are undermined. There are many other reasons. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें
तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर्स, पर्टिकुलरली दो ऐसे यूटीज के लेजिस्लेचर्स की जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर है। नाउ दिल्ली से रिलेटेड अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑलरेडी एक केस फाइल्ड है एंड दैट उसकी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चर्चा भी की हुई है, उस चर्चा को हम अलग से भी देखेंगे, बट फिलहाल अभी समझते हैं इसका कॉम्पोजिशन। थोड़ा बेसिक पॉलिटी आनी चाहिए। आर्टिकल 239A, not 239 clause A but 239A, this is an entire article. Now this was originally brought in 1962, ये 1962 की उपज है भारत के संविधान के अंदर। Now this was to enable the parliament, पार्लियामेंट की पावर है, प्रेसिडेंट की नहीं है, टू क्रिएट लेजिस्लेचर्स फॉर यूटीज। ऑब्जेक्टिव ये था कि डेमोक्रेसी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन, एम्बोल्डन किया जाए, लोकलाइज लेवल तक लेकर जाया जा सके। एंड जो यूटीज के हमारे लोग थे उनको, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को थोड़ा सा तवज्जो, इंपॉर्टेंस दी जा सके। बट दैट, बिकॉज ऑफ दैट 1962 के अंदर ये आर्टिकल इंक्लूड किया जाता है। एक इशू है एंड दैट इज टू अमेंड दिस एक्ट द गवर्नमेंट ओनली नीड्स टू यूज सिंपल अमेंडमेंट। एक एक्ट एग्जिस्ट करता है फॉर सेम पर्पसेस जो कि 1962 के अंदर पार्लियामेंट को पावर मिली बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट क्रिएट किया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ यूटीज एक्ट 1963। अगले ही साल एक्ट बना दिया गया था। उस एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल अमेंडमेंट करनी है और यू कैन क्रिएट अ लेजिस्लेचर जिसके अंदर 50% से ज्यादा मेंबर्स नॉमिनेटेड हो सकते हैं, विद मोर देन 50% मेंबर्स बीइंग नॉमिनेटेड मेंबर्स। सवाल यह उठता है कि प्रेडोमिनेटली नॉमिनेटेड हाउस जो है, हाउ वुड इट प्रमोट representative or participatory democracy? So how would it promote social democracy? How would it promote decentralization when 50% and more members are nominated? Now, as far as Puducherry is concerned, it is a 33 members legislature जहां पे 3 members they are nominated, लेकिन obviously nominated by the center, but no qualification is laid down कि साइंटिफिक फील्ड से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से हो, फाइनेंस फील्ड से हो, लॉ मेंबर हो, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं डिफाइन की गई है। एंड आर्टिकल 239A भी कोई क्वालिफिकेशन लेट डाउन नहीं करता है, ना ही ये एक्ट ऑफ 1963 कोई क्वालिफिकेशन लेट डाउन करता है। द रीजन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ना गट फीलिंग आ रही है यूपीएससी इस तरीके की स्टेटमेंट्स उठा ना ले कहीं। यू शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट। नाउ जब यूटीज की और रादर यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है और वो नॉमिनेट करती है विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, बिना उनको कंसल्ट किए जहां यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करके मेंबर्स बिठाती है, तो ये चीज चैलेंज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत डिसीजन दिया था। 2019 की ये जजमेंट है, के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जनरली such particular case and उनके titles they are not too relevant generally, but I personally would ask you कि आप इन cases की ना एक लिस्ट अलग से बनाते भी रहिएगा, because they would help you in revision. So आप ये नाम से याद रख सकेंगे कि लक्ष्मी नारायणन seems to be a name from Puducherry, right? And that is how you can remember it easily. So K Lakshmi Narayanan versus Union of India 2019, इस केस के अंदर हेल्ड ये किया गया, the Honorable Supreme Court said that, not just said, there are 2-3 things as far as Supreme Court is concerned. Said, not part of obiter dicta. Held, judgment है, decisive है, मान्य होगी, it would be, it must be implemented. Should, अगर शब्द यूज हो गया, द गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट मे और मे नॉट। सो वर्ड यूज हियर इज हेल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ऑब्जर्व्ड अगर किया है ना, नॉट इंपॉर्टेंट, रादर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा सोचती है, बट सुप्रीम कोर्ट क्या सोचते हैं
उससे फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सोचने के बाद क्या डिसीजन देते हैं उससे फर्क पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा इफ यू आर फ्रॉम नॉन लीगल बैकग्राउंड। नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस मैटर। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी। नाउ एज पर सेक्शन 44 लेट्स कंसिडर द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाउ अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आर्टिकल 239 ए क्लॉज 4 की, जिसके अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को, दिल्ली एज ए यूटी को, एंड चाहे आप सेक्शन 44 की बात कर ले गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963 को, दोनों के दोनों में ये बात बोली गई है कि the administrator has the right to disagree with the decisions of the council of ministers of the state legislature, जो कि यूटीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बात बोली गई है। और उसके बाद अगर वो डिसएग्री करता है तो ही कैन रेफर द डिसीजंस टू द प्रेसिडेंट फॉर अ फाइनल डिसीजन। अब इसी से रिलेटेड एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी 2019 के अंदर, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, क्या कहा था, द एडमिनिस्ट्रेटर शुड नॉट मिसयूज दिस पावर। नाउ इट डिड नॉट ले डाउन एनी प्रोविजन, इट डिड नॉट ले डाउन एनी प्रोसेस कि किस तरीके से मिसयूज हो सकता है या किस तरीके से नहीं हो सकता है। नथिंग हैज बीन डिफाइंड। द सुप्रीम कोर्ट हैज merely observed that the administrator should not misuse this power, जहां पे वो डिसएग्री कर सकता है, which is his right। जो एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर का एक कह लीजिए अपॉइंटी है, वहां पर यूटीज के अंदर ही और शी दे कैन डिसएग्री विद द डिसीजंस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ पर्टिकुलरली ये 239 ए के अंदर बोला गया है। सो बेसिकली वी आर हेयर डिस्कसिंग, बिकॉज ये एनसीटी दिल्ली का ही केस है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू दिल्ली। नाउ एज फार एज द powers are concerned, so he should not frustrate the functioning of the elected government in the union territories. So this is something that the Supreme Court had observed, right? And apart from that, now the experience shows कि ये जो UTs है ना with the legislatures, ये ultimately इनका जो control है it is vested with the central administrator, and the legislatures have a very limited power. तो इस वजह से दे आर नॉट वर्केबल। सॉल्यूशन वुड लाई इन द रिमूवल ऑफ द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि लेजिस्लेचर्स की माइट को एंड उनको वीकन करती है या फिर स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी इंट्रोड्यूस करती है इन दिस सिस्टम। एंड दैट इज हाउ माय फ्रेंड्स यू शुड परसीव दिस टॉपिक। ऑन दैट नोट, I thank you all for looking through and viewing this video. Have an amazing weekend ahead. Make sure that you work hard. अपने आप को थोड़ा टाइम भी दीजिए. Focus on your studies and on your mind as well. With that thought, thank you. Have an awesome day ahead. God bless you all.